Hello everyone, welcome to my channel Dr. Political Science. Hope you all are well. So today we are starting with another subtopic of freedom, that is the sources of constraints. Restrictions on the freedom of individuals may come from domination and external control. रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम पे प्रतिबंधता जो है मनुष्यों की, वो बाहरी कंट्रोल और डोमिनेशन से आता है. सच रेस्ट्रिक्शंस मे बी इम्पोज्ड बाय फोर्स और दे मे बी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. और ऐसा कंट्रोल या तो बलपूर्वक किया जाता है या फिर सरकार द्वारा कानून बना के की जाती है. दिस वॉज द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रेन रिप्रेजेंटेड बाय कॉलोनियल रूलर्स. जो फोर्सफुली किया जाता है वो कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा किया गया अपने प्रजा पे, और या फिर जो श्वेत लोगों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया अश्वेत लोगों पे. सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मे बी इनएविटेबल. कुछ सरकारें आवश्यक होती है जो इस तरह के प्रतिबद्धता को यूज़ करती है. बट इफ़ द गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेटिक वन, लेकिन यदि सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है, द मेंबर्स ऑफ अ स्टेट कुड रिटेन सम कंट्रोल ओवर देयर रूल्स. तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के मेंबर्स को अधिकार होता है कि वो उन रूलर्स पे, उन शासकों पे अपना कंट्रोल कर सके. दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ पीपल. और यही कारण है कि लोकतांत्रिक सरकार को आज़ादी, लोगों की आज़ादी का प्रोटेक्शन करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रिया समझा जाता है. बट constraints on freedom can also result from social inequality, economic inequality in a society. लेकिन इस तरह की प्रतिबद्धता जो है, लिमिटेशंस जो है, वो सामाजिक असमानता के कारण या फिर आर्थिक असमानता के कारण भी समाज में होता है. द कोटेशन फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस ऑन फ्रीडम ड्रॉज अटेंशन टू द नीड. और इस तरह के नीड पर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया एक कोटेशन हमारा ध्यान आकर्षित करता है. उनके अनुसार फ्रीडम का अर्थ है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल्स एज वेल एज फॉर सोसाइटी. फ्रीडम फॉर रिच एज वेल एज पुअर. गरीबों और अमीरों के लिए आज़ादी, इंडिविजुअल के लिए और समाज के लिए आज़ादी. फ्रीडम फॉर मेन एज वेल एज वुमेन. यानी आज़ादी हो तो हर एक के लिए बराबर तरीके से होना चाहिए. अब हम आज के दूसरे सब टॉपिक, दैट इज़ व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रेन. हमें इस तरह की प्रतिबंधता क्यों चाहिए. वी कैन नॉट लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज़ नो कंस्ट्रेन. हम ऐसे जगह पे नहीं जी सकते, ऐसे समाज में नहीं जी सकते जहाँ की किसी तरह की प्रतिबद्धता ना हो. वी नीड सम कंस्ट्रेन. हमें कुछ लिमिटेशन, कुछ कंस्ट्रेंट्स की आवश्यकता होती है समाज में. सोसाइटी वुड डिसेंड इनटू अ केओस. यदि नहीं होगी तो पूरा समाज एक बुरी तरह से ध्वस्त समाज हो जाएगा. डिफरेंसेस मे एग्जिस्ट बिटवीन पीपल रिगार्डिंग देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस. दे मे हैव कन्फ्लिक्टिंग एम्बिशंस. दे मे compete to control scarce resources. There are numerous reasons why disagreements may develop in a society which may express themselves through open conflict. समाज में तरह तरह की असमानताएं हैं और तरह तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. तो इस तरह से प्रतिबद्धता का होना, प्रतिबद्धता यदि नहीं होगी तो समाज चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. वी सी पीपल अराउंड अस रेडी टू फाइट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रीज़न. हम अपने आसपास देखते हैं कि हर एक तरह की चीज़ों के लिए, छोटी छोटी सी बातों के लिए लोग एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाते हैं. कभी हम देखते हैं तो पार्किंग स्पेस के लिए, कभी क्यू में खड़े होने के लिए. विभिन्न तरह की एग्जाम्पल्स हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है जहाँ की तरह तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ और डिसएग्रीमेंट, दो पक्ष अलग अलग तरह की बातें कहते हैं और उनमें डिसएग्रीमेंट होती है. और कभी कभी ये इतना उग्र रूप ले लेता है कि लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ती है. देयरफॉर एवरी सोसाइटी नीड्स सम मैकेनिज्म टू कंट्रोल वायलेंस एंड सेटल डिस्प्यूट. और यही कारण है कि हर तरह के समाज में कुछ प्रतिबंधता, कुछ लिमिटेशंस की ज़रूरत है ताकि वो समाज
एक सुचारू रूप से चल सके बिना किसी डिस्प्यूट के। सो लॉन्ग एज वी आर एबल टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यूज़ एंड डू नॉट अटेम्प्ट टू इम्पोज आर व्यूज़ ऑन अदर्स, वी मे बी एबल टू लिव फ्रीली। जब तक हम अपने व्यूज़, अपनी जो सोच है वो दूसरों पे नहीं थोपेंगे, तब तक ये समाज एक फ्री समाज और उन्मुक्त समाज होगा, जिसमें कि बहुत ही कम लिमिटेशंस होगी। आइडली इन अ फ्री सोसाइटी वी शुड बी एबल टू होल्ड आर व्यूज़। और एक उन्मुक्त समाज में हम अपने व्यूज़, अपने विचारों को रख सकते हैं। डेवलप आर ओन रूल्स, हमारे यदि कोई रूल्स है अपनी लिविंग के लिए तो वो हम लगा सकते हैं और अपने जीवन को सुचारू ढंग से अपने चॉइस के हिसाब से जी सकते हैं। बट द क्रिएशन ऑफ सच अ सोसाइटी टू रिक्वायर्स सम कंस्ट्रेंट्स, लेकिन इस तरह के उन्मुक्त समाज में भी कुछ लिमिटेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। एट द वेरी लीस्ट इट रिक्वायर्स दैट वी बी विलिंग टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस ऑफ व्यूज़। हमें ये विलिंग हमेशा रखनी चाहिए कि हम दूसरों के ओपिनियंस की, दूसरों के विचारों की, दूसरों के बिलीव्स, यदि वो किसी धर्म में बिलीव करते तो उनके बिलीव्स की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाउएवर समटाइम वी थिंक that a strong commitment to our beliefs require that we must oppose all those who differ from and reject our views. कभी कभी ये होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि जो लोग हमारे हिसाब से नहीं सोचते, हमारे बिलीव्स के हिसाब से नहीं सोचते, दे ऑल आर रॉन्ग, वो सब गलत हैं। वी सी देयर व्यूज़ और वे ऑफ लिविंग एज अन, और तब हम ये सोचने लगते हैं कि उनका तरीका, उनका जीने का तरीका, उनका सोचने का तरीका ये समाज में डिज़ायरेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस वी नीड सम लीगल एंड पॉलिटिकल रिस्ट्रेन, और इस तरह की स्थिति में हमें कुछ कानूनी और कुछ राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है टू इंश्योर दैट डिफरेंसेस में बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड विदाउट वन ग्रुप कोहेसिवली इम्पोजिंग इट्स व्यूज़ ऑन द अदर, ताकि ये जो कानूनी और राजनीतिक हमारे लीगल रिस्ट्रेन प्रतिबद्धता है वो ये देखें कि हम किसी पर अपना व्यूज़ इम्पोज ना करें, ज़बरदस्ती उस पर ना लागू करें। वर्स स्टिल वी मे बी कन्फ्रंटेड विथ अटेम्प्ट्स टू बुली और हरेस। कभी कभी वर्स कंडीशन में हम देखते हैं कि हम एक दूसरे को बुली करने लगते हैं, उनको उकसाने लगते हैं, उनको हरेस करने लगते हैं, सो दैट वी कन्फर्म टू देयर विशेस, ताकि हम उनके हिसाब से चल सके। इफ़ सो वी मे वॉन्ट स्ट्रॉन्गर सपोर्ट फ्रॉम लॉ टू इंश्योर दैट माई फ्रीडम इज़ प्रोटेक्टेड। और ऐसी परिस्थिति में हम कानून से ये अपेक्षा करते हैं कि वो कुछ स्ट्रॉन्गर, कुछ मजबूत कदम उठाए और हमारी आज़ादी की रक्षा करे। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हाउएवर इज़ टू आइडेंटिफाई विच कंस्ट्रेन ऑन फ्रीडम आर नेसेसरी एंड जस्टिफिएबल एंड विच आर नॉट। जो एक महत्वपूर्ण सवाल उठ खड़ा होता है कि कौन सी प्रतिबद्धता सही है, जस्टिफिएबल है और कौन नहीं है। What sort of authority external to the individual may justifiably say that what can be done and what cannot, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन अथॉरिटी बताएगा। फर्दर आर देयर एनी एरियाज ऑफ आवर लाइफ एंड एक्शन दैट शुड बी लेफ्ट फ्री ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। हमारे जीवन के कुछ एरियाज़, हमारे लाइफ के कुछ एक्शन ऐसे भी हैं जहाँ की कोई भी बाहरी प्रतिबद्धता ना हो। ये सब हमने जाना अभी तक कि वाई डू वी, हमें क्या आवश्यकता है इस तरह की प्रतिबद्धता की, हमारे जीवन में इसकी क्यों आवश्यकता है। अब जो हमारा अगला सब टॉपिक है वो है हार्म प्रिंसिपल। टू आंसर दिस क्वेश्चन satisfactorily we have to address the issues of limits, competence and consequences of the imposition. We also have to engage with another issue. इस सवाल का जवाब देने के लिए, संतोषजनक जवाब देने के लिए वी हैव टू एड्रेस द इश्यूज़, हमें इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना होगा, जैसे कि लिमिट्स, कॉम्पिटेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द, इस तरह की यदि प्रतिबद्धता को हम इम्पोज करते हैं तो उसका क्या लिमिट्स होना चाहिए, उसकी क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए। वी ऑल्सो हैव टू इंगेज विथ अनदर इशू। इसके अलावा हमें एक दूसरे इशू के साथ भी डील करना होता है जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल इन्होंने अपने एसे ऑन लिबर्टी में दिया है। इन द डिस्कशन एंड पॉलिटिकल थ्योरी
इट इज़ कॉल्ड द हार्म प्रिंसिपल। और ये थ्योरी पॉलिटिकल और ये जॉन स्टुअर्ट मिल की ये थ्योरी पॉलिटिकल थ्योरी में हार्म्स प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू मिल, ही इंट्रोड्यूस हियर एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, दैट इज द एक्शन दैट हैज़ बीन कॉन्सिक्वेंसेज ओनली फॉर द इंडिविजुअल एक्टर एंड नोबडी एल्स, कि इसका क्या परिणाम होता है, इसका क्या डिस्टिंग्विशिंग होता है। तो दो तरह के होते हैं। एक होता है यदि इस तरह की प्रतिबद्धता हम लगाते हैं तो वो पहला, द एक्शन दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेज ओनली फॉर द, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो इस तरह का इम्पोजिशन लगाते हैं तो वो उसको ही सिर्फ प्रभावित करता है, किसी दूसरे को नहीं करता। एंड द अदर रिगार्डिंग एक्शन दैट इज दोज एक्शन दैट ऑल्सो हैव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अदर्स, और दूसरा है ऐसा जिसमें कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेज, उसका रिजल्ट जो होता है वो दूसरों को भी प्रभावित करता है। ही आर्ग्यूज दैट with respect to actions or choices that affect only oneself, self-regarding action, the state has no business to interfere. पहले तरह के एक्शन जिसमें उसकी जो लिमिटेशंस है वो सिर्फ उसे ही प्रभावित करती है, इसमें अथॉरिटी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ऑन पुट इन सिंपल लैंग्वेज इट वुड बी दैट्स माई बिजनेस, आई विल डू दैट वॉट आई लाइक, क्योंकि ये सिर्फ मुझे ही प्रभावित कर रहा है इसलिए ये मेरा बिजनेस है, एंड वॉट एवर आई वॉन्ट आई विल डू दैट ओनली। हाउ डज इट कंसर्न यू, ये तो किसी तरह से दूसरे से कंसर्न नहीं हो रहा है। इफ़ इट डज नॉट अफेक्ट यू, यदि ये दूसरों को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इन कॉन्ट्रास्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्शन दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अदर्स, दूसरी तरफ जो दूसरा एक्शन है जिससे कि दूसरे भी प्रभावित हो रहे हैं, एक्शंस विच मे कॉज हार्म टू देम, देयर इज सम केस फॉर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो इस तरह के केस में बाहरी इंटरफेरेंस, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल, इफ़ योर एक्शन कॉज मी हार्म देन श्योरली मस्ट बी सेव्ड फ्रॉम सम हार्म बाय सम एक्सटर्नल अथॉरिटी। यदि आपकी कोई भी कार्य दूसरों को नुकसान पहुंचाती है तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल अथॉरिटी यहाँ मुझे फ्रीडम देने में सहायता करेगी। इन द केस इट इज़ द स्टेट विच कैन कंस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन द वे दैट कॉजेज हार्म टू समवन एल्स। तो दूसरे तरह के जो हमने देखा डिस्टिंग्विशिंग में कि हमारे कोई एक्शन जिससे कि दूसरे भी प्रभावित होते हैं, तो इस क्षेत्र में एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ आएंगे और वो हमारे लिए, हमारी फ्रीडम की रक्षा के लिए हमें हेल्प करेंगे। However, as freedom is at the core of human society, freedom human society का core matter है, is so crucial for a dignified human life, और एक अच्छा मनुष्य जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इट शुड ओनली बी कंस्ट्रेन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और यही कारण है कि इस पे प्रतिबद्धता स्पेशल, कुछ विशेष परिस्थिति में लगनी चाहिए। द हार्म कॉज्ड मस्ट बी सीरियस, क्योंकि इससे यदि कोई हार्म होती है तो वो बहुत ही सीरियस होगी। फॉर माइनर हार्म मिल रिकमेंड्स, जॉन स्टुअर्ट मिल ने माइनर हार्म कह के उन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है। रिकमेंड्स ओनली सोशल डिसअप्रूवल एंड नॉट द फोर्स ऑफ लॉ, सिर्फ सामाजिक अप्रूवल नहीं मिलना किसी भी चीज़ को, किसी मान्यता नहीं मिलना किसी चीज़ को, इसे उन्होंने माइनर हार्म में रखा है। दिस सोशल डिसअप्रूवल ही हैज़ केप्ट इन माइनर हार्म एंड नॉट द फोर्स ऑफ लॉ। फोर्स ऑफ लॉ यदि लॉ के द्वारा किसी फोर्स का इस्तेमाल हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूजिक इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग शुड ब्रिंग ओनली सोशल डिसअप्रूवल। यदि किसी अपार्टमेंट में लाउड म्यूजिक बजाई जाती है तो ये सामाजिक डिसअप्रूवल है, अमान्य है सामाजिक तौर पे। फॉर द अदर रेसिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि अदर रेसिडेंट्स को इससे प्रॉब्लम हो रही है। दे शुड नॉट इन्वॉल्व द पुलिस, और इस केस में सिर्फ सामाजिक डिसअप्रूवल हो रही है, इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट, किसी अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। दे शुड इंडिकेट देयर डिसअप्रूवल, और इस केस में ये लोग अपने डिसअप्रूवल इंडिकेट करेंगे ऑफ द कन्वीनियंस दैट प्लेइंग लाउड म्यूजिक
has caused them by perhaps refusing to greet the people who plays the music, disregarding the harm it is causing others. The harm that playing loud music causes is that of preventing those in other apartments from talking or sleeping or listening to their own music. This is minor harm. ओके, प्लेइंग लाउड म्यूज़िक जिसके कारण कि किसी के नींद में खलन पड़े, किसी को अपना म्यूज़िक सुनना है वो ना सुन पाए, अपार्टमेंट में दूसरे लोगों को दिक्कत हो, तो ये माइनर हार्म में आता है. इसमें अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है एंड शुड ओनली प्रोवोक सोशल डिसअप्रूवल. और इस तरह ये सिर्फ सोशल डिसअप्रूवल ही दिखाता है. इट इज़ नॉट अ फिट केस फॉर लीगल पनिशमेंट. ये किसी तरह से फिट केस नहीं है किसी तरह की कानूनी सज़ा के लिए. कंस्ट्रेनिंग एक्शन बाय द फोर्स ऑफ लॉ शुड ओनली हैपन व्हेन द अदर रिगार्डिंग एक्शन कॉजेज सीरियस हार्म. यदि किसी के द्वारा किया गया कोई सीरियस हार्म होता है तभी लीगली पुलिस या लॉ उसमें पार्टिसिपेट करती है एंड विल सेफगार्ड योर फ्रीडम. अदरवाइज सोसाइटी मस्ट बेयर द इनकन्वीनियंस इन द स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम. नहीं तो समाज अपने से ही इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए काम कर सकती है, इनकन्वीनियंस के लिए काम कर सकती है, अपने फ्रीडम की रक्षा के लिए काम कर सकती है. People should be ready to tolerate different ways of life, different points of views and the different interests, so long as they do not cause harm to others. वो अपने तरीके से सोच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अपना व्यू रख सकते हैं, अपने इंटरेस्ट रख सकते हैं, जब तक कि वो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं. But such tolerance need not be extended to views and actions. लेकिन ऐसे टॉलरेंस एक्सटेंड नहीं होने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए. अदरवाइज एक्शन विच में पुट पीपल इन डेंजर. यदि ये बढ़ता है तो ये लोगों के फ्रीडम को डेंजर में डाल देता है. और फॉर्मेंट हेट्रेट या फिर हेट्रेट अगेंस्ट देम, उनके अगेंस्ट नफ़रत की भावना आती है. हेट कैंपेन्स कुड सीरियस हार्म्स टू द फ्रीडम. हेट कैंपेन्स यदि होता है तो वो सीरियस हार्म्स करते हैं फ्रीडम के लिए. Freedom of others and action that causes serious harms are action which constraint can be imposed, but we must make sure the constraint imposed are not so severe that they destroy freedom itself. जो भी प्रतिबद्धता लगे वो इतनी सीरियस नहीं होनी चाहिए इन नेचर कि वो हमारी आज़ादी को ही ध्वस्त कर दे, नष्ट कर दे. फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट नॉट आस्क फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द हु ओनली कंडक्ट हेट कैंपेन. यदि कोई हेट कैंपेन चलाता है यानी कि नापसंद करता है किसी को और इसके लिए कैंपेन चलाता है तो उसके लिए हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट कभी भी नहीं मांग सकते. मे बी सम रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट. तब हम क्या मांगेंगे कि उस आंदोलन को रोक दिया जाए, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए. और सम क्रूसलमेंट टू द राइट्स टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, या फिर पब्लिक मीटिंग होल्ड करने की उनकी राइट, यानी मीटिंग्स जो वो पब्लिकली होल्ड करते हैं उस पर प्रतिबद्धता लगा दिया जाए कि वो प्रतिबंधित हो गए हैं, लिमिट कर दिया गया कि आप इतना नहीं कर सकते. In spite of warning by the state to desist from conducting such campaign, सरकार इन पर प्रतिबद्धता लगाए कि वो इस तरह के कैंपेन्स नहीं चला सकते. इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन इन इंडिया द टर्म यूज्ड फॉर सच जस्टिफिएबल कंस्ट्रेंट इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. हमारे संविधान में इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन इन इंडिया, हमारे संवैधानिक जो चर्चा होती है भारत में, द टर्म यूज्ड फॉर सच जस्टिफिएबल कंस्ट्रेंट, इस तरह के जस्टिफाइड लिमिटेशन जो लगता है उसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं. दैट इज़ नोन एज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. द रेस्ट्रिक्शंस may be there but they must be reasonable. restrictions होगा, limitations होगा, but वो reasonable होगा. there is some reason behind it. for example, capable of being defended by reason, यानी कि वो लोग केपेबल हैं ताकि वो रीज़न आउट लॉजिकली अपने आप को डिफेंड कर सके. नॉट एक्सेसिव, नॉट आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्शन बीइंग रिस्ट्रिक्टेड. ये नहीं तो एक्सेसिव होगा, ना ही इनका एक्शन बीइंग रिस्ट्रिक्टेड बाय प्रोपोर्शन. सिंस देन इट वुड
impinges on the general condition of freedom in society, we must not develop a habit of imposing restrictions, since such a habit is detrimental to freedom. इस तरह की हमारी जो आदत है उसे हमें restrict करना चाहिए, नहीं तो वो हमारी आज़ादी के लिए सही नहीं होगा. And in this way we have completed our subtopic, last subtopic, that was harm principle introduced by John Stuart Mill in his book on liberty. Thank you everyone. If you like my content, do like and subscribe it. We will meet again with a new subtopic of this chapter, freedom. Thank you again.